तो ये हमने प्रीवियस क्लास जो हमारी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस हमने डिस्कस किया था कि एक ऑफर आपके एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस होता है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये होता है कि जब आप एक ऑफर करते हैं तो वो एक्सेप्ट अगर हो जाती है, तो उसके अंदर एक काउंटर एक्सेप्टेंस और भी होती है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने एक ऑफर की कि आप मेरा ये मकान कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये मैं ऑफरर हूं और जिसने एक्सेप्ट की वो ऑफरी है। तो ये एक प्रॉमिस है। इसके बदले में कुछ चीजें मैंने और भी तो ऑफर की होगा। मतलब ये तो नहीं कि उसने मेरा मकान बनाना है और बस ठीक है, खामोशी से मैं चुप कर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, या वो चुप कर जाएगा। वो मुझसे कुछ पेमेंट भी लेगा। तो वो बदले में ये भी तो होगा, कितनी पेमेंट के बदले में आप मेरा मकान बनाएंगे। तो ये जो कितनी पेमेंट वाला, ये एक दूसरा प्रॉमिस है। मीन के एक प्रॉमिस था मेरा कि जिसमें मैंने मकान के लिए उसको कहा कि आप मेरा मकान कंस्ट्रक्ट करेंगे। दूसरा प्रॉमिस ये था कि उसके बदले में मैं पेमेंट क्या करूंगा। तो पहले जो प्रॉमिस है इसके अंदर मैं प्रॉम्सर हूं, वो प्रॉम्जी है। जो मकान बनाएगा, कंस्ट्रक्टर जो बिल्डर है वो प्रॉम्सी है। और दूसरा जो उसके साथ एक और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला प्रॉमिस एक और भी चल रहा है, उसके अंदर वो प्रॉम्सर है और मैं प्रॉम्सी हूं। कि पहले में मेरा मकान है और उसने बनाना है, मतलब कि काम उसने करना है। दूसरे के अंदर उसको पैसे चाहिए और मैंने पेमेंट करनी है। तो एक में ऑफरर और ऑफरी वाला जो कंसेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफरर है वो प्रॉम्सर भी है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑफरी है वो प्रॉम्सी भी है। प्रॉम्सी और ऑफरी में ये फर्क होता है। ऑफरी वो है जिसने ऑफर एक्सेप्ट की है, मगर प्रॉम्सी दोनों ही होते हैं और दोनों ही प्रॉम्सर होते हैं। क्योंकि एक प्रॉमिस के अंदर एक और भी प्रॉमिस होता है जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस है जो मेन प्रॉमिस है, दूसरा प्रॉमिस उसके साथ जो लिंक्ड प्रॉमिस है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो उसके साथ अटैच है। मीन कि मैंने कंस्ट्रक्शन की एक्चुअली बात की है, मकान की कंस्ट्रक्शन की, मगर उसके बदले में एक और भी चीज है, वो क्या है? पेमेंट। मकान मेरा है, उसने कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बदले में पेमेंट मैंने उसको देनी है। एक में उसने काम करना है, एक में मैंने काम करना है। जो मैंने काम करना है वो पेमेंट देनी है, उसने जो काम करना है कंस्ट्रक्शन करनी है। तो एक में प्रॉम्सर मैं हूं और एक में प्रॉम्सर वो है। एक में प्रॉम्सी मैं हूं और एक में प्रॉम्सी वो है। तो ये जो दो प्रॉमिस होते हैं, दूसरा जो प्रॉमिस होता है इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल का मतलब कि एट द सेम टाइम एक प्रॉमिस के बदले में जो दूसरा प्रॉमिस, काउंटर प्रॉमिस है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो प्रॉमिस करने वाला है वो प्रॉम्सर है और जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रॉम्सी है। ऑफरर और आफरी वाले कंसेप्ट से ये मुख्तलिफ कंसेप्ट है। कुछ लोग मर्ज कर देते हैं कंसेप्ट को कि जो ऑफरर है वही प्रॉम्सर है, जो ऑफरी है वही प्रॉम्सी है। ऐसा नहीं है। ऑफर, ऑफरर और ऑफरी वाला कंसेप्ट था ऑफर देने से, देते हुए, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, या एक्सेप्टेंस के वक्त, वो ऑफर देने वाला और ऑफर लेने वाला। प्रॉमिसर और प्रॉम्सी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक, हर एग्रीमेंट के अंदर दो एग्रीमेंट्स होते हैं। और जो दूसरा है, एक में एक प्रॉम्सर है, दूसरे में दूसरा प्रॉम्सर है। एक में एक प्रॉम्सी है, दूसरे में दूसरा प्रॉम्सी है। तो ये कंसेप्ट इससे थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन। अभी कंसिडरेशन की ये लीगल लैंग्वेज जो आपके सामने, ये बहुत डिफिकल्ट है, आप उसको सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर ले। कंसिडरेशन की आप अगर डिक्शनरी में मीनिंग लें वो भी बहुत लेंथी होगी, कुछ और ही उसकी मीनिंग है। कंसिडरेशन एक्चुअली है क्या? कंसिडरेशन एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर है। वो चीज है जिसके बारे में ऑफर की जा रही है। वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में ऑफर की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कह रहा हूं कि बिल्डर को कि आप मेरा मकान बनाएंगे, तो ये मकान क्या, ये सब्जेक्ट मैटर है, ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके बारे में ऑफर की जा रही है। इसके बदले में मैंने उसको पेमेंट करनी है। तो ये जो दूसरा एग्रीमेंट साथ है, मैंने कहा कि दो एग्रीमेंट साथ साथ चलते हैं, एक प्रॉमिस, उसके बदले में एक और कोलेटरल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, उसमें कंसिडरेशन क्या है? वो पैसा है। एक में कंसिडरेशन है मकान, हाउस की बिल्डिंग, हाउस को कंस्ट्रक्ट करना। और दूसरे के अंदर कंसिडरेशन क्या है? अमाउंट। आप जाते हैं सब्जी वाली शॉप पे, जाते हैं सब्जी परचेज करते हैं, तो सब्जी एक जगह पे आपकी कंसिडरेशन है, पैसा दूसरे की कंसिडरेशन है। तो ये दो कंसिडरेशन चलते हैं। रक्शे वाले आपको एग्जांपल दी, रक्शे वाले एग्जांपल में आपको लेकर आना, ट्रेवल करना, ये सर्विस प्रोवाइड करना, दैट सर्विस, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जा रहा है, दैट सर्विस इज कंसिडरेशन। और इन ल्यू ऑफ दैट सर्विस यू आर गोइंग टू पे हिम
फेयर, एंड दैट फेयर इज कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन एक्चुअली दैट इज सब्जेक्ट मैटर ओवर विच अ कंसिडरेशन ओवर विच एन ऑफर इज गोइंग टू बी मेड। तो ये जो जिसके बारे में ऑफर की जा रही है दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की जितनी मर्जी एग्जांपल आप दे लें, मैं कहता हूं आपको मैं पढ़ाऊंगा टैक्सेशन का सब्जेक्ट, तो आप कहते हैं ठीक है पढ़ते हैं, या आप मुझे ऑफर देते हैं कि आप सर में मुझे टैक्सेशन पढ़ाएं, तो मैं आगे कहता हूँ ठीक है मैं पढ़ाता हूँ। तो ये टैक्सेशन का पढ़ाना क्या है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, वो चीज जिसके बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिसके बारे में ऑफर की जा रही है, उस चीज पर्टिकुलर चीज को कंसिडरेशन कहते हैं। उसके बदले में अगर पेमेंट है या कुछ और चीज है, जो भी चीज है, तो उसके बदले में आप सर्विस लेते हैं, उसके बदले में पेमेंट लेते हैं, तो ये जो सर्विस बदले में आ रही है या पेमेंट आ रही है, ये काउंटर कंसिडरेशन है, मीन कंसिडरेशन है। दो क्योंकि एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, तो उन दोनों में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो एक में कंसिडरेशन वो पढ़ाना, दूसरे में कंसिडरेशन उसके बदले में या तो सर्विस है या को पेमेंट है, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन होती है कि जिसके बारे में ऑफर दी जा रही है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी कि मैं एक बंदे को कहता हूँ आप जॉब नहीं करेंगे, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी ऑफर मौजूद है। तो इसमें दो कंसिडरेशन है। पहली कंसिडरेशन क्या है, जॉब का ना करना, उसको जो रोका गया है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये ऑब्स्टिनेस जो है एक्चुअली दैट इज अ कंसिडरेशन। और उसके बदले में दूसरी क्या है, जो मेरे पास जॉब अगर ऑफर मौजूद है मैं उसको वो पेश करूं, ये दूसरी कंसिडरेशन है। पहली में उसने काम करना, दूसरी में मैंने काम करना, ठीक है। अभी बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट हमने डिस्कशन की, ऑफर में एक्सेप्टेंस मिली तो वो हमारा प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन मिल जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ये देखें इसकी डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। प्रॉमिस का मतलब एक अगर प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस का मतलब ये कि एक प्रॉमिस है और उसके बदले में रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी मौजूद है। ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। एक प्रॉमिस कैसे हो सकता है, ऐसी भी कुछ चीज हो सकती है जिसमें एक ने ही काम करना है, दूसरे ने उसके बदले में कुछ भी नहीं करना। ये क्या है, एक प्रॉमिस है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मेरा एक एग्रीमेंट है कि आप लोग पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा। ये एक प्रॉमिस है, ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस नहीं है, क्योंकि इसके बदले में दूसरा प्रॉमिस मौजूद नहीं है। जब जब हम कहते हैं फ्री क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें दूसरा एग्रीमेंट मौजूद नहीं, एक एग्रीमेंट, एक प्रॉमिस मौजूद है। तो इसको कहेंगे एवरी प्रॉमिस। और सेट ऑफ प्रॉमिसेस मीन कि जिसमें दोनों दोनों एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट भी मौजूद है। तो जब इनकी कंसिडरेशन इसके साथ फॉर्म हो जाती है, कुछ पोर्शन हो जाए या कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि एग्रीमेंट है, ठीक है। अभी ये एग्रीमेंट जो है आपका, ये एग्रीमेंट इन चार में से पॉसिबली किसी फॉर्मेट में चला जाता है। एग्रीमेंट तक सबको क्लियर है कि एग्रीमेंट क्या होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगली स्लाइड में जाकर मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद वापस आते हैं। ये देखें, आपके पास एक नेक्स्ट स्लाइड आई है। ऑफर में एक्सेप्टेंस मिली, वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिली, वो एग्रीमेंट बन गया। यहां तक क्लियर है? जो ऊपर वाली दो लाइनें, ये सबको क्लियर है? ये किसी को इसमें डाउट है तो वो मुझसे बात कर सकता है, शाबाश। एनी डाउट? ये फर्स्ट टू लाइन के अंदर कोई किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। शाबाश। नो बडी हैज एनी क्वेश्चन? चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, क्लियर है तो वो मुझे बता दें, जिनको क्लियर है वो बता दें। क्वेश्चन नहीं है तो मुझे ये बता दें कि अगर क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर क्लियर, है। एक आदमी को क्लियर है। सारे क्लियर है बात सर, मेरे क्लियर। पीपी के स्टूडेंट हैं? जी सर, मैं पीपी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉमिस है, और प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलती है तो वो एग्रीमेंट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? आगे चलते हैं हम। आगे एग्रीमेंट के अंदर अगर इन्फोर्सबिलिटी मिल जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मान जाता है। अहमद, आपने कोई क्वेश्चन करना है, पूछें, शाबाश। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख करना क्या करें, आप बोल के कर दिया करें। नो क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट है, ये पॉसिबली आगे इसके बाद चार कैटेगरी में चला जाता है। एग्रीमेंट तक तो सारे ही हैं, एग्रीमेंट के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसी भी एक चार में से एक कैटेगरी में। मीन के एग्रीमेंट की पॉसिबल चार ब्रांचेस हैं, चार ब्रांचेस हैं, फोर ब्रांचेस। अच्छा अयमन, आपका अगर माइक नहीं चल रहा तो आप क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन है आपका? यू वांट आस्क समथिंग, या एट द एंड ऑफ सेशन मैं टाइम दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेशन
मैं आपको 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिसका भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट पॉसिबल है कि एग्रीमेंट किसी भी चार में से किसी एक कैटेगरी का हो। ये कौन कौन सी चार कैटेगरी हैं? या तो वो वाइड एग्रीमेंट होगा, या कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चार चीजें हैं, चार में से कोई एक चला जाएगा। मीन कि ये जो जितने भी ये चार आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, वाइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये चारों एग्रीमेंट होते हैं। ये चार जो आपके स्क्रीन में, चारों ही एग्रीमेंट्स हैं। मगर एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एक कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी तीन कैटेगरी कुछ और हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो एग्रीमेंट्स आपके हैं वो पॉसिबली किस किस कैटेगरी में जा सकते हैं। आपका एग्रीमेंट या तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये चारों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहला जो वाइड एग्रीमेंट है, अगर आपका एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, कोर्ट उस पर अगर अमल नहीं करवा सकती, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट के पास आप गए, कोर्ट ने कहा नहीं इस पे तो हम अमल ही नहीं करवा सकते, और अपना वो कोर्ट दरवाजा अगर बंद कर लेता, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता, आपके दावे को रिजेक्ट कर देता, सुनता ही नहीं, वो कहता है ये तो इन्फोर्सेबल ही नहीं है, अमल ही नहीं इस पे हो सकता, तो फिर उसको कहते हैं वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये है, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं करा सकता, वो वाइड एग्रीमेंट है। आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन तक आप सिर्फ सोचें कि वाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है। ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है जो हमने पहले देख लिया कि एग्रीमेंट होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस प्लस कंसिडरेशन। ये तीन चीजें मिलती है तो एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल नहीं है, मीन एग्रीमेंट माइनस इन्फोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट माइनस इन्फोर्सिबिलिटी, देन इट विल बी वाइड एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट, इसको उल्ट कर लें, इसको अपोजिट कर लें, तो इसका अपोजिट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। हम हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। जब वर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इनके दरम्यान में कॉन्ट्रैक्ट होगा, नो, वी विल यूज टर्मिनोलॉजी। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? वी विल यूज द टर्म एग्रीमेंट, वी विल नॉट यूज द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सारे जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट्स तो बेसिक है, एग्रीमेंट से ही ये चीजें निकल रही हैं। तो इट आपके एक स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एग्रीमेंट्स जो है वो तो या तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, या वाइडेबल हो जाएगा, या वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं हो। मगर ये चारों के चारों जो है वो एग्रीमेंट जरूर है। एग्रीमेंट एक बेसिक चीज है। उसके बाद जो अगली इमर्जिंग चीज है, प्योरीफाइड शेप है, वो प्योरीफाइड शेप जो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब यह कि हर एग्रीमेंट प्योरीफाइड शेप में नहीं जाता, कुछ अनप्योरीफाइड शेप में भी चले जाते हैं। जो अनप्योरीफाइड शेप में जाएंगे वो वाइड एग्रीमेंट होंगे। वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस है कि एक जो है वो दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल, एंड द सेकंड वन विच इज द मेजर वन, विच इज द एक्चुअल वन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। हमने जो डिस्कशन अगली सारी की सारी करनी है वो उस पे करनी है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये क्यों सीखना है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ? इसलिए सीखना है कि आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एज ए बिजनेस ऑनर, जब भी किसी से बिजनेस में कोई एग्रीमेंट्स करने लगते हैं, तो आपने उस एग्रीमेंट्स की इन्फोर्सेबिलिटी चेक करनी कि ये जो मैं टर्म्स कर रहा हूं, वेदर कल को मैं इनको कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, वेदर कोर्ट मेरी ये बातें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो ये इसके लिए जरूरी है कि इसमें आप ये ना हो कि आप राइटिंग में लेकर एक ड्राफ्ट बना लें और उस पर साइन करवा लें एग्रीमेंट, उसमें एंटर हो जाए एग्रीमेंट में, और लेटर ऑन इट डिस्कवर के दैट इज वाइड एग्रीमेंट, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर रहता है। अगली जितनी भी चीजें हैं हमने डिस्कस करनी है अभी से ऑनवर्ड, ये सारी की सारी इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर रहेंगी कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एग्रीमेंट्स तो सारे हैं, एग्रीमेंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हेन ऑफर, when offer is accepted it becomes a promise, and when consideration is formed in promise it becomes an agreement। एग्रीमेंट तो सारे हैं। अभी एग्रीमेंट के बाद जरूरी तो नहीं है कि एक एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल, नो, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल, सम एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल, एंड ऑल दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ दे विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट।
and rest of the agreement which are not enforceable by law, these may be termed as any of these three category other than contract. What are those three categories? The first one is void agreement. What are void agreement? An agreement which is not enforceable by law. ऐसा agreement जो enforce नहीं करवाया जाता, that is known as void agreement. और जो void contract है, ये सॉरी voidable contract क्या है? voidable contract इन दोनों के दरमियान वाली चीज है. That is in between void agreement and a contract. void contract क्या है? सॉरी void agreement क्या है? No party can enforce it. मीन के कोर्ट इनको सुनेगा ही नहीं. कोर्ट किसी पार्टी को भी नहीं सुनेगा. वाइड एग्रीमेंट मीन विच इज टोटली एब्सोल्युटली नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? विच इज एब्सोल्युटली, इसको इन्वर्स कर दे, एब्सोल्युटली इन्फोर्सेबल बाय लॉ. और voidable agreement actually that is in between these two things, that can be either enforced or that can be either rejected. और ये जो इन्फोर्समेंट और रिजेक्शन है, दैट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी. देखिए कि आपके एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं कम अज कम. तो दो पार्टीज के अंदर एक ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि मैं अपने आप को ऑफर दूं, मैं ही एक्सेप्टेंस दूं. ऐसा तो नहीं पॉसिबल. पॉसिबल तो यही है कि एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है. तो जो ऑफर देने वाला है और ऑफर लेने वाले, ये दो अलग पार्टी हैं. तो एक पार्टी अगर ऑफर को, उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा ले और दूसरी पार्टी ना करवा सके, इसके एग्जाम्पल के मैं बाद में बताऊंगा. अगर एक पार्टी इन्फोर्स करवा सकती है, दूसरी ना करवा सकती है, मीन के दैट इज अप दैट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. either that party may enforces or it may reject it. मीन कि ये इसको चाहे तो वाइडेबल एग्रीमेंट, सॉरी वाइड एग्रीमेंट बना ले, चाहे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बना ले. मीन कि दैट इज एक्चुअली इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ. वाइड एग्रीमेंट क्या है? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ. और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? विच इज इन्फोर्सेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड विच इज नॉट इन्फोर्सेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी. तो ये क्या हो गया? वाइडेबल इन दोनों के दरमियान वाली चीज है. ये तीन टर्म होगी. चौथी टर्म क्या है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट को लोग मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं वाइड एग्रीमेंट के साथ. लिखते हुए आगे बोलते हुए ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है. ये मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, मैं आई ऑन माई वर्ड्स के. आपको कई टीचर्स, इवन के कई लॉयर्स होते हैं जो कोर्ट के अंदर ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है. वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट को बोल रहे होते हैं. ऐसा नहीं है. एक्चुअली लॉ कहता है वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, दीज बोथ ऑफ दीज टर्म आर सेपरेट. इन दोनों के मीनिंग अलग है, ये दोनों चीजें ही अलग हैं. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जो पहले जब एग्जीक्यूट किया गया था, जब एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, एट दैट टाइम इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेटर ऑन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि जिसको उसके ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता, उस पर अमल करवाना नामुमकिन हो गया है. मीन के at the time the parties entered into that agreement, it was a valid contract, it was enforceable by either party, by both the parties, but later on due to some circumstances, इसकी जो enforceability that ceases to be enforced. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए मिस्टर बी से एग्रीमेंट करता है कि मैं अपना हाउस आपको सेल करना चाहता हूँ, डू यू वांट टू परचेज? तो बी कहता है यस आई वांट टू परचेज. उनके साथ आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है आप इतनी अमाउंट अभी ले लें, इतनी अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैं दूंगा. एग्रीमेंट हो गया. बिफोर डिलीवरी वो जो मकान है वो कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है. अभी वो मकान जब गिर जाता है तो अभी क्या उसके ऊपर इन्फोर्स करवाया जा सकता है? उसे मजबूर किया जाएगा? नहीं, मुझे तो वही मकान दो. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मकान तो गिर गया है. तो अभी जिस जो चीज है ही नहीं, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता एट द टाइम जब वो एग्जिस्टेंस खत्म होती है, एट द टाइम इट सीजेस, जो सब्जेक्ट मैटर दैट सीजेस, उस वक्त ही वो वॉइड हो जाता है. और वो ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा. मीन कि इसके बाद उस पर इंफोर्सिबिलिटी नहीं होगी, इस पर अमल नहीं होगा. एक और एग्जांपल देता हूँ. आप और मैं कराची में बैठते हैं, आपस में दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि वो जो दुबई से मेरा जहाज आ रहा है ना, उसके ऊपर शिप आ रहा है, शिप, इसके ऊपर जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं या जो उसके ऊपर गोदाम में सामान पड़ा हुआ है, ये मैं आपको सेल कर दूंगा इतनी अमाउंट में. तो कुछ पेमेंट वगैरह भी दे दी जाती है. वो शिप रास्ते में ही डूब जाता है. अभी अगर रास्ते में डूब जाता है तो उसने तो कभी आना ही नहीं है पाकिस्तान में. तो फिर क्या उस पर अमल करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता. तो ये क्या हो गया? ये एग्रीमेंट वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट था.
क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल था। अगर वो चीज मौजूद होती, पाकिस्तान में जहाज आ जाता, तो उस पर अमल हो जाता। मगर जहाज चूंकि पाकिस्तान में आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, वॉइड है। इसी तरह मकान की जो मैंने एग्जांपल दी, एक बंदा दूसरे से मकान का अगर एग्रीमेंट करता है, और मकान अगर मौजूद होता है तो फिर उसको देना पड़ेगा, अगर मकान गिर जाता है तो फिर नहीं दे सकता। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में ये डिफरेंस है, दोनों ही नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई अदर पार्टी, दोनों पार्टी इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। तो ये है इनमें सिमिलरिटी। और इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वाइड एग्रीमेंट अगर किया गया और उसके बदले में आपने कुछ बेनिफिट्स किसी एक पार्टी ने ले लिए, तो वो बेनिफिट्स भी वापस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी से एक एग्रीमेंट करता है, और एग्रीमेंट वो वाइड होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि वो एग्रीमेंट करता है कि आपको मैं ये जमीन दूंगा, ये लैंड दूंगा, प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप एक जुआ खाना बनाएंगे जिसपे जुआ खेला जाएगा। ये एग्रीमेंट किया जाता है, पेमेंट ले ली जाती है। पेमेंट लेने के बाद वो बंदा कहता है मैं नहीं जमीन आपको देता, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता दूसरा बंदा कि जिसने मुझसे पेमेंट ली है ये मुझे जमीन दे जुआ खाने के लिए। और अगर पेमेंट लेने के लिए भी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कोई पेमेंट भी नहीं लेकर देगा। कोर्ट अज्यूम कर लेगा कि अगर मैं पेमेंट लेकर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस्तेमाल करवा दिया। अगर कोर्ट पेमेंट लेकर दे देगा तो इसका मतलब अज्यूम कर लिया जाएगा कि मैंने इसके ऊपर अमल करवाया है। तो कोर्ट इसमें कोई बेनिफिट किसी ने ले लिए किसी पार्टी ने, वो भी वापस नहीं लेकर देगा। तो वाइड एग्रीमेंट में ये होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन द अदर हैंड ये होता है कि अगर किसी ने पार्टी ने बेनिफिट लिए हैं तो वो कोर्ट वापस दिलवाएगा। मीन कि उसके ऊपर इतना, जितना वाइड एग्रीमेंट में होता है ना, इतना अमल नहीं होता, मगर इतना हो जाता है कि अगर बेनिफिट्स लिए हैं वापस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस मकान की जो गिर गया है उसके बदले में कोई टोकन मनी लिए तो वो वापस करनी पड़ेगी। और अगर ये वाइड एग्रीमेंट होता है तो उसमें वापस नहीं करनी पड़ती। तो वाइड एग्रीमेंट हो जाता है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो एक सबसिक्वेंट एग्रीमेंट होगा, नेक्स्ट एग्रीमेंट होगा, वो ये एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो अभी यहां तक क्लियर है आपको कि ये चार चार एग्रीमेंट की फर्दर चार सब क्लासेस हैं, कि ये चार में से किसी एक में फॉल करेगा। सारे एग्रीमेंट्स ना तो वाइड हो जाएंगे, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना वाइडेबल, ना वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कोई किसी एक कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। आप इसको बाद में क्वेश्चन कर लें, अगर इस क्लास के बाद आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी। तो ये आप देखें इसमें कि आपके सामने नजर आ रहा है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, दैट इज सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी पे भी फोकस करना है। और एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ना हो, मीन कि एग्रीमेंट माइनस इन्फोर्सिबिलिटी हो, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। ये वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दोनों आपस में क्या अपोजिट हैं? इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। माइनस क्या है या प्लस क्या है? इन्फोर्सिबिलिटी। अगली जो हमारी डिस्कशन है वो सारी की सारी इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर है, कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अगली चीज इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कल 10 से लेकर 30 तक सेक्शन जो है ये हम कल कवर करें। अभी तक आप स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर कल के हैंड आउट शेयर कर दिए हैं। दो दो किस्म के हैंड आउट शेयर किए हैं। एक ये है जिसमें सिर्फ शॉर्ट हैं, जिसमें जिस तरह मेरी स्लाइड्स हैं उस तरह की हैं। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरी में इसकी ब्रीफ है, एक्सप्लेनेशन है। दो किस्म के हैं जो मैंने शेयर किए हैं। ठीक है।